अनिल सैनी और आज हमारी पॉलिटी की तीसरी क्लास है। हमने पहली क्लास में देखा था कि भारत का कार्यक्षेत्र कितना है और उसका राज्य क्षेत्र कितना है। सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि यूनियन, कोफेडरल और फेडरल क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान के सेकंड पार्ट, नागरिकता के बारे में। नागरिकता को इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप। जो नागरिकता है यह आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक है। इसमें टोटल 7 अनुच्छेद हैं। तो हमें आर्टिकल नंबर 5 क्या बताता है कि प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल नंबर 5 बताता है कि हमें प्रारंभ में नागरिकता कैसे मिलती है। तो यह 3 प्रकार से प्रारंभ में नागरिकता हमें प्रदान करवाता है। पहले तो जन्म के आधार पर, पहले किसके आधार पर? पहले तो ये करवाता है जन्म के आधार पर। दूसरा क्या करवाता है, यानी कि माता पिता में से किसी का भी जन्म यदि भारत में हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा ये बताता है। और तीसरा बताता है कि संविधान लागू होने से पूर्व भारत में आए हुए व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। इस प्रकार आर्टिकल नंबर 5 हमें ये 3 टॉपिकों के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 6 जो क्या करता है, जो आर्टिकल नंबर 6 है वह हमें परमिट रूल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? यह परमिट रूल के बारे में बताता है। परमिट रूल लागू कब हुआ था? परमिट रूल लागू हुआ था 19 जुलाई 1948 को। कब लागू हुआ था? 19 जुलाई 1948 को। अब ये परमिट रूल होता क्या है? ये परमिट रूल होता है यानी कि जो व्यक्ति परमिट रूल यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए हैं तो उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, ये बताता है परमिट रूल। और जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आया है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ये बताता है हमें आर्टिकल नंबर 6। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 7 पे। तो हमारा आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 7 कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भी भारतीय पाकिस्तान चला गया है तथा वहाँ से वापस आ गया है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये बताता है हमें आर्टिकल नंबर 7। और अब देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 कहता है कि कोई भी व्यक्ति विदेश में शिक्षा के उद्देश्य से, पर्यटन के उद्देश्य से या फिर नौकरी के उद्देश्य से जाता है तो उससे भारतीय नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ये तो बताता है हमें आर्टिकल नंबर 8। और अब देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 9। तो हमें आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि विदेश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति 2 देशों की नागरिकता नहीं रख सकता है, अतः वह एक दूसरे देश की नागरिकता लेने पर दूसरे देश की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। अब आर्टिकल नंबर आता है 10th। आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति देश विरोधी काम न करे तब तक उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अर्थात कोई व्यक्ति देश के विरोधी काम करता है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। यह बताता है हमें आर्टिकल नंबर 10। अब आता है आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि जो नागरिकता है उससे संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। कोई भी सरकारी संस्था या फिर प्राइवेट संस्था नागरिकता से संबंधित कानून नहीं बना सकती, केवल संसद के अलावा। यह होते हैं हमारे आर्टिकल 5 से 11। कितने होते हैं? 5 से 11 की नागरिकता से संबंधित अधिनियम। तो नागरिकता से संबंधित अधिनियम कब लागू हुआ था? नागरिकता से संबंधित अधिनियम 1955 को लागू हुआ था। और इस अधिनियम के द्वारा हम भारतीय नागरिकता को 5 प्रकार से ले सकते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से ले सकते हैं। तो क्या है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार हम
भारत को 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्या है? पहला है जन्म के आधार पर नागरिकता, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, चाहे वो विदेशी हो या अपने देश का हो। तो इस अधिनियम का आतंकवादियों के द्वारा गलत यूज किया जाने लगा, जिसके कारण इसमें संशोधन किया गया। और संशोधन करके क्या जोड़ा गया था? इसमें जोड़ा गया था कि माता या पिता में से कोई भी एक या फिर दोनों भारत के होने चाहिए, तभी भारत में जन्मे हुए व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिलेगी। और ये संशोधन कब किया गया था? यह संशोधन किया गया था 1986 को। कब किया गया था? 1986 को प्रथम संशोधन किया गया था जन्म के आधार पर नागरिकता अधिनियम में। अब दूसरा आता है वंश के आधार पर नागरिकता। किसके आधार पर? वंश के आधार पर। तो इसमें क्या था? इसमें था पिता की वंश पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी, अर्थात पिता का वंश भारतीय होने पर उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो इस अधिनियम का विरोध होने लगा, जिसके कारण इस अधिनियम के अंदर महिलाओं को भी जोड़ा गया था। और यह इस अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? इस अधिनियम के अंदर संशोधन हुआ था 1992 के अंदर। कब हुआ था? 1992 के अंदर। और जोड़ा गया था माता व पिता दोनों के आधार पर हमें भारत की नागरिकता मिल सकती है। इसके बाद हमें आता है पंजीकरण के द्वारा। तो पंजीकरण के द्वारा हम नागरिकता कैसे प्राप्त करते हैं? पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए विदेशी व्यक्ति या महिलाओं को भारतीय पुरुष या महिला से विवाह करना पड़ता है, प्लस में उसे 10 साल के लिए भारत में लगातार रहना पड़ता है। इस प्रकार हम पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है देशीकरण के द्वारा नागरिकता। देशीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है? कि कोई भी व्यक्ति जो विदेश कोई भी विदेशी व्यक्ति जो भारतीय भाषा, कला, विज्ञान आदि में निपुण हो, तो और वह पिछले 10 ईयर से भारत में रह रहा हो। कितने वर्षों से? 10 ईयर से भारत में रह रहा हो, तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ये होते हैं हमारे नागरिकता अधिनियम के 4 पॉइंट। और अगला पॉइंट आता है अपना अर्जित भूमि। कौन सी भूमि? अर्जित भूमि। ये है अपनी अर्जित भूमि। तो अर्जित भूमि के अंदर किसी भी देश या फिर राज्य का समूह है या उसकी भूमि पर आने वाले व्यक्तियों को भारतीय या फिर जिस देश में जो टुकड़ा आता है उसी देश के अनुसार उन्हीं की नागरिकता मिल जाती है। और इसी का एक फेमस उदाहरण है अपना सिक्किम, जो 16 मई 1975 को भारत का राज्य बना था। इससे पहले वह एक स्वतंत्र देश था। अब आता है हमारे पास जो NRI क्या होते हैं, NRC क्या होते हैं, CA क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। जो NRI होते हैं, NRI क्या होते हैं? नॉन रेजिडेंस इंडिया। क्या होते हैं? नॉन रेजिडेंस इंडिया। NRI को क्या कहा जाता है? नॉन रेजिडेंस इंडिया। तो यानी कि कोई भी भारतीय व्यक्ति जो 6 महीने से ज़्यादा समय के लिए विदेश में रह रहा हो, तो वह भारत के लिए NRI कहलाएगा। क्या कहलाएगा? NRI कहलाएगा। जो ये NRI होते हैं, ये भारत की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, क्योंकि ये विदेशों से इनकम कमाते हैं और वहाँ से अपने देश भेजते हैं, जिसके कारण हमारे देश को आर्थिक लाभ होता है। तो ये NRI होते हैं, ये हमारे संविधान की कुंजी हैं। क्या है? कुंजी हैं। अब आगे देखते हैं हम OCI क्या होते हैं? ओवरसीज
सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो विदेश में एनआरआई के रूप में गया है और वहीं पे बस गया है और वहाँ ही उसी देश की नागरिकता ले लेता है, तो वो होता है ओसीआई। तो इन जो ये ओसीआई होते हैं उनसे भारतीय नागरिकता नहीं छीनी जाती है, उन्हें वैसा ही जो पहले अधिकार प्राप्त थे वहीं वर्तमान में भी अधिकार प्राप्त होंगे। बस इनमें एक शर्त रख दी जाती है, यानी कि जो व्यक्ति ओसीआई के अंतर्गत आता है वह अपने वोट और इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। ये इसमें शर्त रखी गई थी। अब आगे आता है CAA। ये कब लागू हुआ था? CAA कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 2019 को। कब लागू हुआ था? 2019 को। ये होता क्या है? ये होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या होता है? इस एक्ट के द्वारा धार्मिक प्रताड़नाओं से पीड़ित व्यक्ति, जैसे कि धार्मिक प्रताड़नाओं से पीड़ित अल्पसंख्यक व्यक्ति जो कि पाकिस्तान के हो, अफगानिस्तान के हो या बांग्लादेश के, इन सब के हो, तो उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। बस शर्तें यही हैं क्या कि वो 2014 से पहले भारत में आए हुए हों, तभी उन्हें CAA के द्वारा भारतीय नागरिकता मिलेगी, अन्यथा उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों। आज हमने देखा था कि जो संविधान का पार्ट सेकंड के आर्टिकल्स और उससे जुड़ी हुई कुछ अधिनियम। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।